गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रूपा श्रीवास्तव। स्टूडेंट, आज हम अप्रोचेज ऑफ लेसन प्लानिंग का लास्ट अप्रोच देखेंगे, RCEM अप्रोच। अभी तक हम लोग ने कौन कौन से अप्रोच पढ़ लिए। पहला अप्रोच पढ़ा हमने 5 स्टेप अप्रोच बाय हर्बर्ट। दूसरा हमने पढ़ा इवेलुएशन अप्रोच बाय ब्लूम। तीसरा हमने पढ़ा NCERT अप्रोच। चौथा हमने पढ़ा प्रोजेक्ट अप्रोच और पांचवा है RCEM अप्रोच। क्लास हम लोग जो है मॉरिसन अप्रोच ऑफ यूनिट प्लान को नहीं लेंगे क्योंकि ये पूरे चैप्टर से का एक यूनिट होता है, उसको लिया जाता है, कंसीडर किया जाता है यूनिट अप्रोच में मॉरिसन के। तो हम सिर्फ कुछ टॉपिक लेते हैं लेसन प्लान में उस चैप्टर के टीचिंग पॉइंट्स। तो हम सिर्फ RCEM अप्रोच तक हम पढ़ेंगे। वैसे 6 अप्रोचेस होते हैं। तो RCEM अप्रोच जो है उसको डॉक्टर दवे ने 1967 में दिया था। ये कहाँ डेवलप हुआ था ये अप्रोच? रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर में ये डेवलप हुआ था। और ये अप्रोच ऐसा माना जाता है, ऐसा समझा जाता है इसके बारे में कि ये ज़्यादा प्रयोगात्मक और व्यवहारिक अप्रोच है। दूसरे अप्रोचेस की तुलना में ये ज़्यादा व्यवहारिक है और ज़्यादा प्रयोगात्मक है। ये जो अप्रोच है ये न्यू ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो बताया गया है, जो ऑब्जेक्टिव बताए जाते हैं कि ये अचीव करना है, जैसे 6 क्लासेस उन्होंने बताए हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी में, इसमें ओनली 4 लिया गया है। और वो 4 एरियाज़ हैं नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड क्रिएटिविटी। इसमें जो है RCEM अप्रोच में एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन जो है ब्लूम अप्रोच का, वो टैक्सोनॉमी का, उसको इंक्लूड कर लिया गया है क्रिएटिविटी में। अब इसके जो RCEM अप्रोच है उसके जो हैं आपके 3 स्टेप्स होते हैं, मेनली 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। जैसे कि पहला इसका है इनपुट। आप किसी भी कंप्यूटर में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट का नाम तो सुने होंगे। तो वो सेम एक क्राइटेरिया फॉलो करता है कि जैसे कि हम कंप्यूटर में किसी नॉलेज को डालते हैं, फिर उस नॉलेज की प्रोसेसिंग होती है और देन उसका आउटपुट आता है। तो ऐसे ही इस अप्रोच में भी हम जो है पहले हम अपना ऑब्जेक्टिव तय कर लेंगे कि क्या क्या बच्चों में परिवर्तन आएगा। इस ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? इस ऑब्जेक्टिव को हम लोग कहते हैं एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम EBO से डिनोट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। और ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है? इनके साथ क्राइटेरियाज होते हैं, उससे डिटरमाइन किया जाता है। उसमें से आपको कुछ हम बता देंगे, कुछ क्या सारी इसमें है, जिसमें कि नॉलेज आपको भी बताया है, नॉलेज, कंप्रीहेंड, अप्लाई एंड क्रिएटिविटी। तो पहले से ही तय कर लेते हैं एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम क्या होगा बच्चे का। एक्सपेक्टेड मतलब जैसे हमने सोचा, उनसे भविष्य में सोचा कि बच्चों को हम ये लेसन प्लान जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो बच्चों में ये उनके व्यवहार में ये परिवर्तन आएगा, उसका परिणाम ये निकलेगा। तो वो हम पहले ही से तय कर लेते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के जरिए। तो इसमें भी हम इसी तरह से तय करते हैं।
वो एरियाज़ होते हैं, जैसे कि बच्चों के नॉलेज में क्या क्या इम्प्रूवमेंट आएगा जब हम अपना लेसन प्लान के जो हमने सोचा है उसके पढ़ा लेंगे, तो उसके बाद उन बच्चों में क्या क्या परिवर्तन आएगा, वो रिकॉल कर सकेंगे और रिकॉग्नाइज कर सकेंगे उन चीज़ों को, उनका ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, पहचान सकेंगे उस टॉपिक को, उस प्रकरण को। फिर क्या है आपका बच्चों, कॉम्प्रीहेंड, मतलब उसकी व्याख्या कर सकेंगे। और कम्प्रीहेंशन में आता है आपका कंपेयर करना, मतलब तुलना कर सकेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक की दूसरी चीज़ों से, उसका एग्जाम्पल दे सकेंगे और उसको इंटरप्रेट मतलब व्याख्या कर सकेंगे और उनका वर्गीकरण कर सकेंगे, क्लासीफाई मतलब वेरीफाई मतलब उसकी पुष्टि कर सकेंगे कि हाँ ये यही है जो टॉपिक है, वो इसके बारे में बात हो रही है। डिस्टिंग्विश कर सकेंगे, उनको पहचान सकेंगे अच्छे तरह से, जनरलाइज कर सकेंगे। और डिस्टिंग्विश में ये भी आता है कि दूसरों से अलग उसकी पहचान समझ सकेंगे। जनरलाइज मतलब होता है कि वो जो नॉलेज उन्होंने प्राप्त किया उसको अपने व्यवहारिक रूप से उसको अपना सकेंगे। नेक्स्ट हमारा है अप्लाई। अप्लाई में आपका डिबेट होगा, बच्चे उस प्रकरण पे, उस टॉपिक पे बहस कर सकेंगे। और मतलब बहस क्या, एक होता है ना जिसमें डिबेट उस बात पे अपनी बात को रख सकेंगे, किसी से बात कर सकेंगे उसके बारे में, उसका इन्फ्रेंस निकाल सकेंगे क्या होता है, और उसके बाद उसकी कल्पना कर सकेंगे, इमेजिन कर सकेंगे वो क्या चीज़ है, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे और उसको चेक भी कर सकेंगे उस प्रकरण को। और डिबेट में वाद विवाद होता है जिसमें कि बच्चे जो हैं उस टॉपिक पे उस प्रकरण पे वाद विवाद भी कर सकेंगे। ठीक है क्लास। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें इनपुट में क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में जैसा कि आपको पहले ही हमने बताया, एनालिसिस और सिंथेसिस और इवैल्यूएशन तीनों चीज़ें हम कर सकते हैं। बच्चों सोच सकते हैं कि बच्चे ये सब कर सकेंगे। एनालिसिस माने विश्लेषण कर सकेंगे बच्चे उस टॉपिक के बारे में, संश्लेषण कर सकेंगे और मूल्यांकन भी कर सकेंगे कि ये कहाँ किस हद तक सही है, ये तथ्य जो नॉलेज प्रदान किया गया है इसके बारे में वो समझ सकेंगे पूरी तरह से। और जब समझ सकेंगे तो वो ये सारी चीज़ें भी कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट आ जाता है प्रोसेस। फर्स्ट हमारा इनपुट था, सेकंड हमारा है प्रोसेस। प्रोसेस जो है प्रक्रिया में क्या होता है, जब भी कंप्यूटर में आप कुछ इनपुट डिवाइस के ज़रिए कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग होती है। इसी तरह से बच्चों के मन में भी प्रोसेसिंग होएगी। तो प्रोसेसिंग में आप देखिए ये जो है इसके लिए जो है पहले जो ऑब्जेक्टिव आपने तय किए हैं, उद्देश्य आपने रखे हैं कि प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव में कैसे हम उस ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए टीचिंग प्रोसेस शुरू करेंगे। क्या हमारी प्लानिंग है, क्या योजनाएं हैं, वो पहले से तय कर लेंगे। टीचर जब क्लास में जाती है उससे पहले ही सब चीज़ें वो तय कर लेगी कि किस तरह से हम अपने प्रेजेंट करेंगे अपने आप को क्लास में, अपने टॉपिक को, और हर मुद्दे पे ध्यान रखते हुए वो अपना लेसन पढ़ाएगी। जैसे कि क्या मेथड हमें यूज़ करना है, विधि कौन सी अपनानी है, मतलब और स्ट्रैटेजी क्या, मतलब योजनाएं क्या क्या हम जो है रणनीति क्या तैयार करेंगे, और प्रविधियां कौन कौन सी अपनाएंगे, टेक्निक मतलब। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए वो क्लास में प्रोसीड करेगी अपने लेक्चर को या अपने टीचिंग को।
और ये जो है ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये पहले से डिसाइड होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं, क्योंकि हमको निश्चित समय में अपने कोर्स को भी कंप्लीट करना है और हमें जो 35 या 40 मिनट का टाइम मिलता है उसमें हम प्रॉपर चीज़ें पढ़ा सकें। इसके लिए पहले से प्री डिसाइडेड होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है आउटपुट। थर्ड हमारा क्या है? आउटपुट है। ये क्या प्रकट करता है कि बच्चों में जो हमने पढ़ा दिया, पहले तय करा, इनपुट में हमने तय करा कि क्या क्या हमारा बिहेवियरल आउटकम होगा, एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम जो होता है EBO। अब जो है उसकी नेक्स्ट प्रोसेसिंग होती है उन चीज़ों की, बच्चों को हम समझाते हैं उसी ध्यान रखते हुए इनपुट को कि क्या क्या आएगा, एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंज क्या क्या होगा। उसके बाद थर्ड प्रोसेस जो है हमारा है, इसमें थर्ड स्टेप आउटपुट है। तो जो भी इससे क्या प्रकट होता है कि क्या बच्चों का बिहेवियरल चेंज हुआ है उस अकॉर्डिंग जो हमने एक्सपेक्ट किया था, जो हमने सोचा था कि जब हम ये लेसन पढ़ा देंगे तो बच्चों में क्या क्या परिवर्तन आएंगे उनके व्यवहार में, तो क्या वो हासिल कर सके हम। तो ये किसके नाम से जाना जाता है? रियल लर्निंग आउटकम। रियल लर्निंग आउटकम को हम RLO के नाम से भी जानते हैं। इसको हम RLO के नाम से भी जानते हैं। तो RLO जो है वो क्या होता है? रियल लर्निंग आउटकम। इसको जानने के लिए हमको बहुत से मेथड अपनाने पड़ते हैं, उनका मूल्यांकन करना पड़ता है बच्चों का। और ये जो टेक्निक है इसके बेसिस पे किसके बेसिस पे हम निकालते हैं RLO? EBO के बेसिस पे। EBO हमारा क्या है? एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम है। उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि RLO क्या होगा। और RLO मतलब रियल लर्निंग आउटकम क्या हुआ है बच्चों का, और इसको जानने के लिए हम कई तरह के टेस्ट करते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं? रिटन, ओरल, कई तरह की टेक्निक अपनाते हैं। बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, टेस्ट की टेक्निक कई तरह की होती हैं, उनको अपनाकर हम टेस्ट करते हैं और बच्चों के नॉलेज में क्या परिवर्तन आया है इसको हम RLO के जरिए जानते हैं, रियल लर्निंग आउटकम। ठीक है क्लास। तो फिर उसके बाद हमारा इसका फॉर्मेट आ जाता है कि फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लान क्या होगा स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप बाकी के लेसन प्लान में डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन लिखते हैं, इसमें भी सेम वैसे ही लिखना होगा। उसके बाद टीचिंग ऑब्जेक्टिव, टीचिंग ऑब्जेक्टिव में आपका क्या क्या 4 एरियाज़ में ऑब्जेक्टिव थे वो लिखेंगे। टीचिंग एड क्या क्या यूज़ किया आपने वो लिखेंगे। प्रीवियस नॉलेज बच्चों का क्या था वो लिखेंगे। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आ जाते हैं उसके बाद, जिसमें 3 कॉलम्स बनते हैं, सीरियल नंबर, टीचिंग एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ का। इसके बाद आप स्टेटमेंट ऑफ एम कहते हैं कि आज बच्चों हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे या इस प्रकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उस लेसन प्लान जब हम बनाते हैं तो उसके बाद हमारा प्रेजेंटेशन आ जाता है, प्रस्तुतिकरण। इसका इस तरह के अप्रोच में, जैसे RCM अप्रोच है, इसमें जो है इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा क्या बहुत ही डिफरेंट है बाकी से।
बाकी अप्रोचेस से जो हमने पढ़े हैं, ब्लूम टेक्सोनॉमी ब्लूम का पढ़ा है हमने, जो है इवेल्युएशन अप्रोच जो पढ़ा था, और हमने हार्वर्ड का पढ़ा था, और हमने NCERT का भी पढ़ा। तो ये तीनों थोड़े थोड़े एक जैसे हैं, लेकिन इसका तो बहुत ही डिफरेंट है। और जैसे कि आप इसमें हम इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट 3 कॉलम मेन हमारे बड़े बड़े बना लेते हैं। ठीक है क्लास। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन। इनपुट में क्या है, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं क्लास को, जिसको एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम, ये तीनों एक साथ लिख देते हैं हेडिंग में। फिर प्रोसेस में हम क्या करें, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी हमारी क्या हमने रणनीति बनाई है, बच्चों से कम्युनिकेट करने का, बच्चों से बातचीत करने का हमने क्या रणनीति तय की है, कैसे हम अपने टॉपिक को डिस्क्लोज़ करेंगे बच्चों के सामने, कैसे हम बताएंगे, क्या हम विधियाँ अपनाएंगे, क्या हम स्ट्रेटजी अपनाएंगे। इसके द्वारा हम इस कॉलम में हम ये लिखते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस क्या हुआ बच्चों का, ये लिखते हैं। इसको फिर फर्दर हम 2 मुख्य कॉलम में डिवाइड कर लेते हैं प्रोसेस को। इसमें टीचर्स एक्टिविटीज़ एक कॉलम है, दूसरा है स्टूडेंट एक्टिविटी, तीसरा कॉलम है आउटपुट इवैल्यूएशन, जो कि आउटपुट हम कैसे देखेंगे बच्चों का, इवैल्यूएट करके देखेंगे ना, उनका मूल्यांकन करके देखेंगे। तो रियल लर्निंग पुट्स आ जाते हैं इसमें, रियल लर्निंग आउट। तो ये RLO इसमें लिख दिया जाता है नीचे। ठीक है, रियल लर्निंग आउटकम जो है इसको यहाँ पर लिख दिया हमने। फिर अब हम इसको अब इसके मेन पॉइंट्स, जैसे कि हमारा जो है EBO क्या क्या किन किन क्षेत्रों में था, नॉलेज में, अंडरस्टैंडिंग में, एप्लीकेशन में और क्रिएटिविटी में, इसका कॉलम निश्चित करके बना लेते हैं। और नॉलेज में क्या क्या, किसके द्वारा टीचर एक्टिविटी क्या होगी, लेक्चर देगी, समझाएगी, उन चीज़ों के बारे में डिमॉन्स्ट्रेट करेगी, चार्ट दिखाएगी, मैप दिखाएगी, एक्सप्लेन करेगी, क्वेश्चन आंसर करेगी, मेथड यूज़ करेगी। और बच्चे क्या करेंगे, सुनेंगे और उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, अगर डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है अवलोकन करेंगे, और नोट्स बनाएंगे उन चीज़ों का, और टीचर से इंटरेक्ट करके पूछेंगे। और इसका RLO क्या होगा, रियल लर्निंग आउटकम रिव्यू होगा। जो है कैसे वो जो है वो रिव्यू कैसे करेंगे, रिव्यू मतलब उसको देख कर करेंगे ना, कि कैसे उसका क्या बच्चे सही से कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछेंगे, तब उससे इवैल्यूएशन करेंगे। और इसको आप क्या करेंगे, बच्चे डिफ़ाइन कर पा रहे हैं कि नहीं ये देखेंगे, उसको स्टेटमेंट उसको क्लियरली बता पा रहे हैं कि नहीं, डिस्क्राइब कर पा रहे हैं कि नहीं, उसका नाम पहचानते हैं कि नहीं, और उसको लिस्ट आउट कर पा रहे हैं कि नहीं, चीज़ों से अलग कर पा रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें इसके द्वारा हम देखेंगे। सेकंड हमारा ये जो है EBO क्या होगा, एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम क्या होगा। अंडरस्टैंडिंग में अंडरस्टैंडिंग में हम इसमें जो है टीचर्स एक्टिविटी क्या होगी, डिस्कशन होगा, और क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, और क्वेश्चन आंसर होंगे, डेमोंस्ट्रेशन होगा। डिस्कशन में बच्चे जो हैं जब किसी चीज़ को वार्तालाप करके डिस्कस करके उसमें तभी तो वो समझ पाएंगे चीज़ों को ना अच्छे से, और प्रॉब्लम जो होगी उससे रिलेटेड उस चैप्टर में उसको सॉल्व करेंगे, और डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से वो समझ सकेंगे। तो ये टीचर्स एक्टिविटी की हो जाएगी, वो डिस्कस करेगी क्लास में, प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, बच्चों के क्वेश्चन आंसर्स करवाएगी, या उस पर उनको समझाएगी इसके आंसर्स क्या होंगे, डिमॉन्स्ट्रेट भी करेगी।
और इसमें स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या होगी, वो पार्टिसिपेट करेंगे, ग्रुप में डिस्कस करेंगे, लिसनिंग करेंगे टीचर की बातों को, और ऑब्ज़र्व करेंगे, और इमिटेट भी करें, इनिशिएशन भी करेंगे, और वो चीज़ों को शुरुआत भी करेंगे, अपने आप से समझ बोलना और उसको समझना शुरू कर देंगे। इसमें जो है आपका RLO क्या होगा, इंटरप्रेट करेंगे, व्याख्या कर लेंगे बच्चे जो हैं। इवैल्यूएशन, जब हम इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, वो बच्चे जो हैं उस टॉपिक के बारे में बता सकेंगे, उसकी व्याख्या कर सकेंगे, व्याकरण उसको मतलब जो है ट्रांसलेट कर सकेंगे उसको। इसमें जो है ट्रांसलेट कैसे करेंगे, वो उस बातों को समझा सकेंगे, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकेंगे, डिस्क्रिमिनेट कर सकेंगे। मतलब डिस्क्रिमिनेट मतलब वो जान सकेंगे, इसमें भेदभाव से मतलब नहीं है। डिस्क्रिमिनेट का मतलब है कि वो अलग कर सकेंगे चीज़ों से, बाकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे उससे रिलेटेड। तो इससे हम इवैल्यूएट कर सकेंगे बच्चों को। थर्ड हमारा एप्लीकेशन है जो है EBO। वो क्या है, एप्लीकेशन, प्रयोग कैसे करेंगे बच्चों को, ये बच्चे इसका। तो पहले टीचर्स एक्टिविटी में क्या है, बच्चे जो हैं इसको ग्रुप डिस्कस कर सकेंगे, लेबोरेटरी में उसको देख सकेंगे, कर सकेंगे, करवाएंगी टीचर्स उसको, ग्रुप डिस्कशन करवाएंगी, वर्क क्वेश्चन आंसर करवाएंगी, और प्रॉब्लम उनकी सॉल्व करेंगी। इसमें जो है बच्चों का क्या रहेगा एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट जो है उस यूज़ कर सकेंगे अपने नॉलेज को, और अपनी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकेंगे उसी के ज़रिए। इनका RLO क्या होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट के ज़रिए, सिचुएशन टेस्ट। सिचुएशनल टेस्ट क्या होता है, परिस्थिति के अनुसार टेस्ट करेंगे उनका, ऐसे टाइप टेस्ट होगा उनका, और अवलोकन होगा कि वो सही से कर पा रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट हमारा क्रिएटिविटी आता है, जिस EBO में, एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम में। तो उसमें जो है क्रिएटिविटी में टीचर्स एक्टिविटी क्या है, इंडिविजुअल वर्क, ग्रुप डिस्कशन होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। टीचर जो है इंडिविजुअली हर एक बच्चे को सिखाएगी, या तो खुद भी अपना वो इंडिविजुअल सिखाएगी बच्चों को, जो है कि वो टॉपिक समझ में आ जाए कायदे से बच्चों को। इसमें जो है एनालिसिस, सिंथेसिस ऑफ एलिमेंट होगा, विश्लेषण होगा, संश्लेषण होगा चीज़ों का, और नया रिलेशन कैसा डेवलप हुआ उसके बारे में विचार होगा, बच्चे करेंगे। इसका हम इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, RLO जो है RLO रियल लर्निंग आउटकम को कहते हैं, जो कि हम आपको बार बार बता रहे हैं। इसमें ये जो है थर्ड आउटकम में ये हम करते हैं इस RLO। तो ऐसे टाइप टेस्ट होगा उनका, और जो है ओरल टेस्ट होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल टेस्ट होगा, ऑब्जर्वेशन होगा। ऐसे टाइप टेस्ट में आप जानते हैं कि बड़ा व्याख्या करके लिखना पड़ता है किसी भी क्वेश्चन के आंसर को। ओरल में ओरल माने मौखिक रूप से बच्चे बताते हैं इस टेस्ट में। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब किसी समस्या को समाधान कर सकेंगे। सिचुएशनल मतलब परिस्थितियों के अनुसार उनका टेस्ट होगा, कि मतलब सिचुएशनल टेस्ट क्या होता है, जिससे कि आप कुछ काम कर रहे हैं और टीचर ने उसी समय वो कुछ क्वेश्चन कर दे सकती है। और ऑब्जर्वेशन अवलोकन होगा आपका बच्चों का, तभी उससे RLO प्राप्त होगा। RLO मतलब एक तरह का इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन है कि बच्चों को जो कुछ भी हमने पढ़ाया वो किस हद तक उस नॉलेज को प्राप्त कर सके हैं। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट्स क्या होगा, इसमें आप
देखिए इसके बाद हम लोग जैसे और तरह के लेसन प्लान में ब्लैक बोर्ड समरी लिखते हैं, इसमें भी लिखेंगे, और उसके बाद इवैल्यूएशन लिखेंगे और होमवर्क असाइनमेंट देंगे कुछ भी बच्चों को, जिससे कि वो घर पे जाके उसके बारे में थोड़ा अध्ययन तो करें, और उसके बाद रेफरेंस कहाँ कहाँ से हमने लेसन प्लान बनाने में किस बुक से मदद ली उसके बारे में हम मेंशन करेंगे यहाँ पर। इस तरह से देखेंगे RCM अप्रोच जो है बहुत ही सिंपल है, और इसके जो है ऑब्जेक्टिव सबको बहुत स्पष्ट हो जाते हैं, उद्देश्य क्या है और एकदम स्पष्ट हो जाते हैं। और इसमें जो है आपका ये जो ऑब्जेक्टिव कैसे प्राप्त करेंगे ये इसको आप बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस अप्रोच में मेंटल एबिलिटी और एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, मतलब दिमाग की क्षमता कितनी है और क्रियाकलाप कौन कौन से कराए जाएंगे, इस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। ये जो है RCM अप्रोच है, ये सारे डोमेन्स जो होते हैं ज्ञान प्राप्ति के जो हैं क्षेत्र हैं, आप डोमेन्स क्या कहें, ज्ञान प्राप्ति के क्षेत्र जो होते हैं उस ये सारे डोमेन्स में बहुत ही यूज़फुल हैं। और जो है ये जो है जैसे कि आप जानते हैं कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स होते हैं। क्या कॉग्निटिव ज्ञानात्मक को कहते हैं, अफेक्टिव मनोगत्यात्मक को कहते हैं, और साइकोमोटर हम कहते हैं इसमें क्रियात्मक पक्ष को कहते हैं। इसमें जो है बच्चों का तीनों डोमेन में बहुत ही अच्छा विकास कैसे होएगा, इससे इसमें पूरा क्लियरली आपको दिख जाएगा, स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे। और इसकी सीमाएं जो हैं सिर्फ ये है कि RCM अप्रोच जो है उसने सिर्फ 17 मेंटल एबिलिटी को लिया है अपने लेसन प्लान को बनाने में। लेकिन गिलफोर्ड जी कहते हैं कि ऐसे कितनी मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, बट सभी में 120 मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन इन्होंने जो है सिर्फ 17 मेंटल एबिलिटी का ही उपयोग किया है अपने लेसन प्लान को बनाने में। और सारे जो हैं अवधारणाएं जो है मतलब नहीं ध्यान में रखी जा सकती हैं किसी भी टेस्ट को, आप किसी भी अप्रोच को बनाने में, तो आप लेसन प्लान को बनाने में सारी मेंटल एबिलिटी नहीं कंसीडर की जा सकती हैं। नॉट ऑल कॉन्सेप्ट कैन बी केप्ट अंडर द स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी कैटेगरी। तो ये भी है कि भाई सारी जो मेंटल एबिलिटी जो है उसको इस विशिष्ट कैटेगरी में तो नहीं रख सकते एबिलिटी की, तो इसलिए भी ये 17 लिया है, एनफ है मोर, लेकिन ठीक है। हर एक अप्रोच का अपना वे होता है लेसन प्लान बनाने का। और प्रोजेक्ट अप्रोच में जैसे कि वो किसी की प्रोजेक्ट को कैसे लिखना है उसका ही वो वर्णन किए हुए हैं। हर किसी का अपना वे है लेसन प्लान बनाने का, हर अप्रोच का। हर कोई व्यक्ति तो अपनी तरीके से लेसन, ये 5 जो हैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। कौन से स्टूडेंट्स? हार्वर्ड का 5 स्टेप अप्रोच है, उसके बाद आपका ब्लूम का है। ब्लूम में कौन सा है आपका? ब्लूम में आपका है इवैल्यूएशन अप्रोच। नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट अप्रोच बाय किलपैट्रिक आता है। उसके बाद आपका NCERT अप्रोच है। उसके बाद आपका RCM अप्रोच है। तो प्रोजेक्ट अप्रोच भी किलपैट्रिक का बहुत ही अच्छा है। उसके द्वारा बच्चे की जो है मानसिक स्थिति ज़्यादा मजबूत होती है कि वो
चीज़ों को अच्छी तरह से, लेकिन इससे हम पूरा कोर्स नहीं कवर कर पाते हैं, इसलिए ये अप्रोच ज़्यादा नहीं यूज़फुल है। ये इसीलिए कहना है ये सारे भी, और उसमें बहुत टाइम भी लगता है। तो हर अप्रोच अपने में एक विशेषता लिए हुए है। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा सारा अप्रोच। तो थैंक यू क्लास।